मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल में आपका स्वागत है। बेटा, हम सैम्पल पेपर 05 स्टैंडर्ड मैथ 10th क्लास के लिए वो वीडियो बनाई थी बेटा, लेकिन वो किसी कारणवश बीच में से कट हो गई थी। बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हुआ आपको जो है वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें। बेटा, क्वेश्चन है आपका कि ट्रायंगल ABC and triangle BDE are two equilateral triangle such that D is the midpoint of BC. Ratio of the area of triangle ABC and BDE is. तो क्वेश्चन बेटा आपका ये दिया गया है कि आपका कोई ट्रायंगल है। देखो, मैंने यहाँ पे ये चित्र बनाया कि ट्रायंगल A, B और C है, और B और C का जो मिड पॉइंट है बेटा वो मैंने D लिया है। तो यही वो कह रहा है कि D जो है मिड पॉइंट है। तो ये जो मैंने मिड पॉइंट लिया, तो देखो बेटा, कहीं ना कहीं ट्रायंगल जैसे हम बनाते हैं कि BDE, तो देखो B तो ये होगा, D हो गया, तो E कहाँ पर हो सकता है? तो E मैंने ये इस साइड में बना लिया। तो देखो, मैंने साइड में जैसे E पॉइंट लिया तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। तो देखो बेटा, यहाँ पर 2 ट्रायंगल हो गए, A, B और C। दूसरा ट्रायंगल हो गया बेटा B, D और E। अब कह रहा है कि जो एरिया का रेशो है ना, एरिया रेशो किसका बेटा? A, B और C, और दूसरे का रेशो एरिया BDE। तो आपको कैसे निकालना है इसका? आपको एरिया जो BC होता है, दोनों साइड लेनी। मैंने देखो BC, मैंने इसका ये ले लिया बेस BC, और ये आपका BD ले लिया। तो इन दोनों का मैंने होल स्क्वायर ले लिया। देखो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे BC डिवाइडेड बाय BD और इसका होल स्क्वायर। तो BC आप जो का तो रखा है मैंने, केवल यहाँ पर आपको BD के स्थान पर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, इसलिए आपका डबल हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा BD। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिया है ये कि BD है ना, और मुझे यदि मैं रखना चाहता हूँ इसका BC के स्थान पर, तो डबल BD रख दूं। तो देखो मैंने यहाँ पे BD रख दिया है, किसका? BC के स्थान पर डबल BD। BD से BD कट गया तो ऊपर बच गया 2/1। तो 2/1 का जो होल स्क्वायर हो गया बेटा वो 4/1 हो गया। इसको 4/1 को लिख लेंगे हम, रेशो 4:1। तो इस तरीके से देखो बेटा, इसका सेकंड ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके का यदि क्वेश्चन है बेटा, तो आप इस तरीके से हल करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बेटा, देखो आपको कि कंसीडर द डेटा। देखो यहाँ पे बेटा, ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक से लिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है बेटा। ये देखो 65 to 85, 85 to 100, 105, 105 to 125, इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया गया है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब क्या कह रहा है कि द डिफरेंट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन classes and the lower limit of the model, आपके यहाँ पे मॉडल क्लासेस इज, यानी कि यहाँ पे ये देख रहा है कि बेटा आपको देखना है कि डिफरेंस ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है बेटा? डिफरेंस। और किस चीज का? आपको देखो मीडियन का। क्लियर है बेटा? तो मीडियन क्लासेस का कैसे पता चलेगा हमें? मीडियन क्लासेस का, यदि वो जैसे ही मीडियन क्लासेस आएगी, क्लास इंटरवल देगा आपका, फ्रीक्वेंसी देगा, तो बेटा हम जैसे सॉल्यूशन करेंगे, रफ पे कर लेना आप। तो एक साइड तो क्लास इंटरवल लिख लेंगे बेटा, और दूसरी साइड लिख लेंगे यहाँ पे हम दूसरा जो आपका वो बनाना है हमें कॉलम, वो F का, और तीसरा कॉलम आपको CM का। इसे बोलते हैं बेटा कोम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कोम्यूटेटिव जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो F से प्राप्त होती है। F से कैसे प्राप्त होगी? जो आपका पहला टर्म्स होगा बेटा, फर्स्ट टर्म्स, उसको एज इट एज रख देंगे, और उस एज इट एज टर्म्स में नेक्स्ट आप जो है प्लस करते चले जाएंगे। जैसे कि 4 है, 4 में 5 किया, 9 हो गया, 9 में 13, 22 हो गया, 22 में मैंने 20 किया, 42 हो गया, 42 में मैंने 14 प्लस किया, 56 हो गया, 56 में मैंने 7 प्लस किया, 63 हो गया, 63 में मैंने 4 प्लस किया, तो बेटा 67 हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये n आ गया, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और बेटा यदि हमें ज्ञात करना है कौन सा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट उस मीडियन की, तो आप n/2 ले लेंगे। यहाँ पे देखो n/2, n/2 जैसे मैंने लिया है तो 67/2 हो गया बेटा। देखो यहाँ पे तो 60/2
2 मैंने जैसे लिया है तो यहाँ पे 33.5 आ गया। अब ये देखना है 33.5 जो है बेटा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में किस टर्म्स में लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ तक तो 22 है, 22 तो आगे जितनी भी फ्रीक्वेंसी है 42 तक वे यहाँ तक है, यानी कि 33 भी आपका 42 में हो गया। तो बेटा इसको हम जो है आपका मीडियन क्लासेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसका? तो ठीक इसके आप बिल्कुल सीध में ऐसे चलेंगे यहाँ पर, तो देखो 125 हो गया बेटा और 145, ये आपकी 125 लोअर लिमिट कहलाती है, 145 आपकी अपर लिमिट कहलाती है। तो बेटा इसका देखो आपका यहाँ पे ये डिफरेंस पूछ रहा है कि आप इसका डिफरेंस ज्ञात करो। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 145 में से 125 हम माइनस कर देंगे और देखो यहाँ पे आ गया बेटा 20। तो ये 20 जो आया है आपका ये डिफरेंस है, यही क्वेश्चन में बेटा आपके पूछ रहा था। देखो यहाँ पे ये है मीडियन है, तो आपका ये बेटा देख लेना है आपको कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो 20 पे मैंने इस पे निशान लगा दिया है। क्लियर बेटा? इसी तरीके से क्वेश्चन हम चलते हैं बेटा। देखो ये आपका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? देखो 5th क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं बेटा मैं, आप देख सकते हैं इसको क्वेश्चन को 5th को। यदि आप इसमें देखना चाहो तो देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका 5th क्या कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 75 मीटर हाइट ओवर इज 30। कहने का मतलब है बेटा जो टॉवर की हाइट है वो 75 है और जो डिप्रेशन एंगल है आपका 30 है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉवर। तो टॉवर से जो ऑब्जेक्ट रखी है बेटा वो कितनी डिस्टेंस पर है। ये सेम क्वेश्चन देखो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 75 मीटर हाइट ओवर। तो देखो बेटा मैंने ये यहाँ पे 75 हाइट ओवर ले ली है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है ए पॉइंट पे, इसको मैंने इससे मिला दिया है टॉवर की यहाँ से डिस्टेंस से, और इसको डिप्रेशन एंगल देखो बेटा मैंने 30 बना दिया है। डिप्रेशन एंगल क्या होता है बेटा? यदि हम यहाँ से ऊपर से कोई टॉवर की ऊपर से यहाँ पे कोई एंगल बनता है ऊपर, इसके मैं इसके पैरेलल ले लेता हूँ, तो इसके पैरेलल बेटा जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो डिप्रेशन बनता है। और जिस पॉइंट से डिप्रेशन बनेगा हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मिला लेंगे। मिला लिया। अब मिलाने के बाद में देखो ये डिप्रेशन जो एंगल हो गया वो 30 हो गया। और हमें पता है कि जो डिप्रेशन एंगल होता है बेटा वो इज इक्वल टू एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल के बराबर होता है। तो 30 इज इक्वल टू 30। देखो ये यहाँ पे डिप्रेशन एंगल इज इक्वल टू एलिवेशन एंगल, तो इस एंगल का पता चल गया। तो देखो बेटा ये राइट ट्रायंगल हो गया आपका, वही बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये राइट ट्रायंगल, इसके सामने का एच हो गया हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल गिवन है बेटा उसके सामने की जो साइड होगी हमारी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो रिमेनिंग साइड है बेटा उसको बेस बोलते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए बेटा ये डिस्टेंस नीचे की कि ऑब्जेक्ट जो टॉवर से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे बी ऊपर, जो भी हमें साइड ज्ञात करनी होती है उसको हम ऊपर रख लेते हैं। तो बी डिवाइडेड बाई पी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। देखो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू, देखो ये बी डिवाइडेड बाई पी। तो बी और पी इसलिए लिखा है ताकि बेस ऊपर रहे और पी हमको पता चल जाए। तो बेटा देखो ये यदि हम पता चल जाए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइडों का उसमें बी अपॉन पी क्या होता है, तो बेटा वो कोट होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया ये रहा, पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी, यानी कि पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर इसका जस्ट उल्टा कोट, सेक और कोसेक। तो यहाँ पे ये देखो बी डिवाइडेड बाई पी है तो ये कोट बन गया। तो यहाँ पे देखो बेटा मैंने कोट लिख दिया, जो एंगल दिया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे कोट 30। अब बी की वैल्यू यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है, उसको ये भी लिख लिया मैंने। पी की वैल्यू यहाँ पे दी है 75, कोट 30 की वैल्यू टेबल में बेटा √3 होती है। अब हमें चाहिए ए बी, तो देखो इसको मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 √3 ये मीटर आ गया। तो बेटा देखो ये इतनी डिस्टेंस पर आ गया। तो आपको दे इस तरीके से क्वेश्चन आपको हल करना है। क्लियर होगी बेटे? तो देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया है आपका इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो बेटा देखो इसका बी ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से इसमें हम बी पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो आया है आपका 6th क्वेश्चन। इन फिगर ट्रायंगल एबीसी डी ई पैरेलल आपका बीसी। तो देखो यहाँ पे इन फिगर, इसका मतलब बेटा पेपर में फिगर दी गई है, इस तरीके की फिगर दी गई है देखो। क्लियर?
और ये कह रहा है कि जो बी सी के पैरेलल है कोई डी ई पैरेलल है, हो गया बेटा ये। और फिर इसकी वैल्यू इसने इसने जो भी साइड हमारी देखो बनी है ये, इन सब की जो है वैल्यू इस क्वेश्चन वाले ने दी है। कैसे दी है? सच दैट बोल दिया। सच दैट में क्या क्या दिया है बेटा? ए डी इज इक्वल टू दिया है 2.4। देखो ए डी इज इक्वल टू दिया है हमारा यहाँ पे ए डी 2.4, ए बी दिया है बेटा 3.2, और यहाँ पे दिया है आपका ए सी इज इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है कि रेशो ये और बड़ी लेंथ आपकी, फिर आपका बड़ी लेंथ और ये देखो ये रेशो। तो ये देखो लो, हमें छोटी रेशो छोटी लेंथ ज्ञात करनी है बेटा कि बड़ी ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में सबसे आसान तरीका है कि ये देख लो क्या क्या दिया है। तो बड़ी दिया है, छोटी दिया है, बड़ी दिया है और छोटी दिया है। इसका मतलब छोटी पूछ रहा है। तो बेटा जो छोटी पूछ रहा है उसको आप ऊपर रख लीजिए, अर्थात ए ई डिवाइडेड बाई ए डी, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। बस इस तरीके से रेशो आप इक्वल कर लेंगे। देखो यहाँ पे ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, देखो ये लिया है ए डी डिवाइडेड बाई ये एडी का जो रेशो है बेटा, एडी कहाँ है? एडी का जो रेशो है आपका वो आपका हो गया ए बी का। इस तरीके से भी ले सकते हैं, एडी का रेशो आपका ए बी का और ए ई का रेशो ले लिया बेटा ए सी का, क्योंकि किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो ये वाला रेशो डिवाइडेड बाय ये वाला रेशो, ये छोटा वाला रेशो डिवाइडेड बाय वो बड़े वाला रेशो, बिल्कुल वही आंसर आएगा। तो देखो बेटा एडी के स्थान पर हम 2.4 रख देंगे, डिवाइडेड बाय 3.2 रख देंगे, ए ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये एज इट एज रख देंगे, और ए सी की वैल्यू दिया 8, और इसको देखो बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे, और देखो ए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3.2 इसके साथ में आ गई, हम नीचे ले आएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये ऊपर आ जाएगा। ये देखो इससे कट जाएगा, यहाँ पे इसे कट जाएगा, 8 4 जा आपका जो है 32, और 4 से ये कट जाएगा, 4 6 जा, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इसी तरीके से देखो हम यहाँ पे बेटा 6 सेंटीमीटर पर हम इस पर निशान लगा देंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, देखो इसने क्वेश्चन वाले पेपर इसमें आपका कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन के इक्वल्स। तो ये कह रहा है कि बेटा के की वैल्यू ज्ञात करनी है, और जो आपका जीरोज है, किसके जीरोज? जो पोलिनोमियल दिए गए वे इक्वल है किसके बेटा? वे आपके सम के, इसके आपके प्रोडक्ट के, देखो देयर प्रोडक्ट के, और इसका सम का। तो ये जो सम है और जो प्रोडक्ट है वे दोनों हम बेटे इक्वल कर लेंगे। कैसे इक्वल करेंगे? सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, देखो ये लिख लिया, और इसके पोलिनोमियल के, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा, तो इसके 2 जीरोज होंगे, ये समझ लो 2 जीरोज, एक अल्फा ले लो और एक बीटा ले लो, हमें यहाँ पे सम ज्ञात कर लो उनका। तो देखो ये रहा अल्फा प्लस बीटा, ये सम हो गया, क्योंकि मैंने जीरोज अल्फा और बीटा ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला बेटा। यदि देखो हम स्टैंडर्ड यदि बेटा लेते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और यदि हम इसके 2 रूट्स लेते हैं बेटा ऐसा ही इनका सम का, तो ये देखो माइनस बी डिवाइडेड बाई ये होता है। यदि हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं बेटा अल्फा और बीटा, तो ये होता है हमारा सी डिवाइडेड बाई ए। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो जो भी एक्स के यहाँ पे कोफिशिएंट है वो ऊपर रख लेंगे, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हम उसको नीचे रख लेंगे। तो देखो यहाँ पे बेटा वो ये अल्फा प्लस बीटा लिया, तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बेटा 2 है, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो k है, वो मैंने यहाँ पर रख लिया। इसी तरीके से बेटा जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज करेंगे, अल्फा बीटा कर दिया, वो c डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। तो c के इन प्लेस ऑफ वी पुट हेयर 3k in numerator and we put the coefficient of the x square k in the denominator। तो देखो बेटा ये ऊपर रख लिया मैंने 3k, जो नीचे रख लिया, तो k से यहाँ पे k यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, तो कितना हो गया बेटा? 3 बच गया। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन वाला कि ये दोनों के दोनों इक्वल है, सम और प्रोडक्ट इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल रख लेंगे हम। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने ज्ञात करी है बेटा
-2 डिवाइडेड बाई के, ये रहा -2 डिवाइडेड बाई के और इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाल लिया बेटा 3, तो यहाँ पे इक्वल कर ये 3 हो गया। अब इसको देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3k इक्वल टू कितना होगा -2 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बेटा देखो k की वैल्यू आ गई -2 डिवाइडेड बाई 3, तो इस पर हम d पे निशान लगा देंगे। तो आपको देखना है बेटा इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, इसका अभ्यास जरूर कर ले। ऐसा नहीं है कि आपने भाई चलो तुक्के से डी ठीक है कर लिया, नहीं, इसको आपको अपने हाथ से करके देखना है। यदि समझ में ना आए तो बेटा आप जो है कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई बी और देन कोस थीटा इज इक्वल टू, तो देखो बेटा यदि यहाँ पे कोस ज्ञात करना है आपको, कोस थीटा और साइन दिया है, यहाँ पे कोस दिया हो सकता था, साइन पूछ सकता था, तो बेटा इन दोनों का एक ही रूल होगा, कोई सा भी कर लो। कौन से वाला कि हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, ये जानते हैं बेटा हम, मैं फॉर्मूला ये आप जब हमने ट्रिग्नोमेट्री बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये बेटा जो आपका 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यदि वो साइन दिया है तो आप कोस निकाल लेंगे, कोस दिया है तो आप साइन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, साइन दिया गया है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर का फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा यदि दिया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ए डिवाइडेड बाई बी, तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला मैं ये यूज कर रहा हूँ सेकंड वाला, तो कोस थीटा बराबर, क्योंकि कोस ज्ञात करना है, अरे यदि साइन ज्ञात करना होता तो इसे यहाँ पे ले लेंगे, तो जो गिवन है उसको यहाँ पे ले लेंगे और जो फाइंड करना है उसको यहाँ लिख लेंगे, तो कोस थीटा इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा हेयर, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर अंडर रूट एज इट एज, तो यहाँ पे मैंने इसका क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका बी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में से बाहर निकल गया बी, तो ऊपर हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो नाउ देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है बेटा, ऑप्शन में बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बी बाई ए दिया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी दिया है, तो ए डिवाइडेड बाई ए दिया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया बेटा, आपका ऑप्शन सी ठीक हो गया। तो जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक आप जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसलिए आप क्वेश्चन बेटा कर करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा दिया है, मैं ये क्वेश्चन आपका ये दिया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो 9 क्वेश्चन, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सही क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन और आ गया आपके इसी में 1 वाले में ही, मल्टीपल चॉइस में एमसीक्यू में। तो ये देखो क्या दिया गया है कि ये आपकी पोलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, यानी कि आपका जो जीरोस होता है इसका एक दे दिया, उसमें से 2 होते हैं ना इसके, तो उनमें से एक दे दिया, तो उन्होंने कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यदि बेटा एक जीरोस दिया है तो इसे रखने पर बेटा x के स्थान पर 2 को रखने पर इस पूरे की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 है। तो बस वही करके देखेंगे हम, इसे रखने पे इसके 0 बराबर होना चाहिए। तो देखो मैंने ये लिया है यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे k और यहाँ पे x के स्थान पे लिया है मैंने 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और x के स्थान पर 2 रख दिया प्लस k इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात बेटे, तो यहाँ पे से हम ये रख देंगे यहाँ पे और इसको हल कर लेंगे, 2 का स्क्वायर आपका 4k प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, और देखो 4k ये रहा k ये, और ये हो गया 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इससे 6 को हम अब आपके जो है इक्वल साइन से इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो गया, ये नीचे आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 5, तो k की वैल्यू आएगी -6 डिवाइडेड बाई 5। तो इसी तरीके से देखो बेटा हम ऑप्शन में देख लेंगे -6 डिवाइडेड 5 कहाँ पर है, तो देखो बेटा ये आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं
क्वेश्चन बेटा 2 आ गए देखो इसी में ही। तो इसका अर्थ है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका अभ्यास कर लेना हमको चाहिए। तो मैंने बताया आपका ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बताया था 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आएंगे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। तो ये कह रहा है कि टू आपका कंसंट्रिक सर्किल आर द रेडियस। ये जो रेडी लिखा रहता है रेडियस होता है बेटा, इसको आपको प्लूरल में लिखा रहता है 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपके 2 सर्किल्स है और 2 सर्किल दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब बेटा सेंटर दोनों सर्किल का एक ही है, और उसमें जो रेडियस है आपकी 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, मैं दिखाऊंगा आपको। देन द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सेल सर्किल्स, जो बेटा आपका जो बड़े वाला सर्किल है उसमें आपको कोर्ड खींची गई है, और विच टच जो टच कर रही है छोटे वाले स्मॉलर सर्किल्स को। तो ये आपकी स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है। तो आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, आपको जो है ज्ञात करना है द लेंथ ऑफ द कोर्ड। कोर्ड के आपके कोर्ड को लेंथ ज्ञात करनी है आपकी। तो देखो ऑप्शन दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं बेटा। पहले आप बिल्कुल डायग्राम खींच ले। देखो मैं यहाँ पे आपका ये कोसेंट्रिक था ना ये, तो देखो मैंने यहाँ पे ये सेंटर ले लिया यहाँ पे, और इससे मैंने 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्किल खींच लिया। क्लियर बेटा। फिर इसी के ऊपर 10 सेंटीमीटर का एक और मैंने रेडियस ले लिया, वो दूसरे वाला खींच लिया। देखो बेटा हो गया। और ये कह रहा है कि जो बड़े वाला जो सर्किल है उसमें कोर्ड है, उसकी क्या है बेटा कोर्ड। कोर्ड क्या होती है कि हम यहाँ पे इससे सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस का जो पॉइंट है यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो वो कोर्ड बन जाती है बेटा। वो लाइन क्या कहलाती है, कोर्ड कहलाती है। और यह कोर्ड का छोटे वाला जो आपका स्मॉल सर्किल है उसको टच करते हुए जानी चाहिए। तो देखो बेटा ये मैंने इसके यहाँ से टच करा दिया एम पॉइंट पे। तो देखो ये टच एम पॉइंट पे कराया, तो ओ इसका पॉइंट का नाम लिख दिया मैंने एम। तो ओ एम बेटा रेडियस है तो 8 सेंटीमीटर हो गए, और ओ ए इसको मैंने अपनी तरफ से मिला दिया, इसको मिला दिया बेटा ये। और यह भी या बड़े सर्किल की रेडियस है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये मिलाया बेटा, ये ध्यान रखना कोई भी रेडियस बेटा यदि टेंजेंट्स है आपकी इस पे परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ पे ये 90 एंगल बनाता है। एक बार फिर बता रहा हूं, यदि हमारी कोई भी टेंजेंट्स किसी सर्किल से होती है और हम यहाँ पे सेंटर से रेडियस इस पे हम परपेंडिकुलर करते हैं तो बेटा 90 एंगल बनता है, और ये ट्रायंगल आपका फिर बन जाएगा। तो ट्रायंगल बनने पर देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी। तो ये आपकी जो आपका सामने दिया है हिपोटेन्यूज दिखाई दे रहा है आपका ये। तो देखो ये सबसे लंबी साइड है, तो इस साइड के स्क्वायर में से ये वाली साइड स्क्वायर यहाँ पे माइनस कर देंगे, या बच जाएगी आपकी, क्योंकि इन दोनों की जो साइड का स्क्वायर का सम होता है वो इसके स्क्वायर के साइड के बराबर होता है। तो यहाँ पे 10 में से हम 8 में यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 100 में से बेटा 64 माइनस कर देंगे, 36 बच जाएगा। 36 का जो स्क्वायर रूट लेंगे वो 6 बच जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही ओरली भी कर सकते हैं और इसको हम करके भी देख सकते हैं, कभी वो गलत ना हो जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया है एम लिया है, यहाँ पे क्लियर होगी बात बेटा। एम या लेंगे फिर हम पूरी ज्ञात कर देंगे जो भी आएगी, या इसका डबल कर देंगे। 6 आई थी देखो या, तो 6 का डबल कर दिया तो 12 होगी। तो इसलिए जो लेंथ ऑफ द कोर्ड है वो 12 होगी। तो पहले हम ए एम इस ट्रायंगल की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो ए एम क्या है देखो बेटे, मैंने यहाँ पे ए एम स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर में से माइनस ओ एम स्क्वायर माइनस कर दिया है। तो इक्वल टू हो गया 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हो गया बेटा। और इसी तरीके से 100 माइनस 64 इक्वल टू 36, और ए एम इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 6। ए बी लेंगे बेटा जब पूरी कोर्ड इसकी लेंथ, तो यहाँ पे इसका हम डबल कर देंगे ए एम का। तो देखो बेटा ये 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, तो देखो यहाँ पे हम करने के बाद ही ऑप्शन लगाओगे, तो बेटा इसका ऑप्शन बी ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरीके से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हम ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन आ गया आपका। क्या आया है कि एन ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर का,
इनके ऑब्जर्वर है कोई 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर जो भी होगा बेटा, यदि यदि हमारी टॉवर है या हमारी बिल्डिंग है वो इससे दूर होगा, तो यहाँ पे देखो मैंने 1.5 मीटर का ये ऑब्जर्वर मैंने अपने उससे ड्रा कर लिया, ठीक है बेटा। और फिर यहाँ पे ये 25 मीटर अवे, ये देखो 25 मीटर मैंने अवे, यानी कि कहीं ना कहीं 25 मीटर अवे है। कौन अवे है? फ्रॉम ए टॉवर 22 मीटर, कोई 22 मीटर का टॉवर है बेटा, पूरा का पूरा ही बड़ा देखो 22 मीटर का है। और इससे जो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है इसकी जो लेंथ है वो 20.5 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। और टॉवर की लंबाई भी देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक का कितना लिया है बेटा, ये यहाँ पे 22 लिया है, देखो ये 22 लिख रखा है मैंने ऊपर से लेके यहाँ तक का। आगे बढ़ो, फिर क्या कह रहा है, तो देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर्स आईज है उसके जो टॉवर बेटा ऊपर हाई है उसके जो है आईज, वहां से जो एंगल एलिवेशन बन रहा है वो आपको बेटा फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे ये मैंने ऑब्जर्व करवाया था सी पॉइंट पे, देखो इसका हेड है यानी कि यहाँ पे आईज है उसकी, और इसको हम यहाँ पे इसे मिला देंगे इस तरीके से, इसको ऐसे इस तरीके से हम बेटा मिला करके ये देखो जो नीचे की लेंथ है आपकी वही ऊपर की सेम हो जाएगी। तो 20.5 अभी हो गया आपकी 20.5। और यहाँ पे देखो ये एलिवेशन एंगल हम ई पॉइंट को बना देंगे और यहाँ पर नया पॉइंट आ जाएगा डी, और डी बनते ही बेटा देखो ये राइट ट्रायंगल बन गया है ना। अब हमें हमें कौन सी साइड ज्ञात करनी है, देखो हमें ये तो साइड पता ही चल गई, तो हम ये छोटी सी और ज्ञात कर ले बेटा, ये वाली ई और डी, ई और डी। यदि हम ई और डी ज्ञात कर लेते हैं बेटा इस वाले से, तो फिर हमें इस एंगल का पता चल जाएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे थीटा तो हमें दिया ही नहीं गया है, तो ये कितनी दी बेटा इसने, सारी 22 दे दी हमें, ये कितनी बेटी कितना देगी है 22, और 22 तो पूरी की पूरी है, और 1.5 मीटर है हमारा ये ऑब्जर्वर, तो ये 1.5 मीटर निकालते हो तो बेटा ये ऊपर का बच जाएगा। तो ऊपर कितना निकलेगा 22 में से 1.5 जाके, तो ये बेटा 20.5 बच गया। तो ऊपर हो गया बेटा 25 और नीचे भी हो गया 20.5, दोनों हो गया। अब देखो यहाँ पे ये बन गया आपका राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल होते ही बेटा देखो ये इस तरीके से ले लो, जो एंगल दिया है इसके जो फ्रंट साइड है वो मैंने बताया था परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो नीचे का है वो बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों दिए गए है, तो P डिवाइडेड बाई B कर लेता हूँ, 10 बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, ED डिवाइडेड बाई CD करके दिखाना नहीं आपको, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू, तो इसको तुरंत सीधे डायरेक्ट मारो 22.5 डिवाइडेड बाई 20.5 इज इक्वल टू 10 थीटा। 25 से ही पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 10 थीटा। देखो मैंने यहाँ पे ये किया है, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये भी लिख रखा है ED डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू 10 थीटा बनता है। फिर यहाँ पे देखो मैं ये वैल्यू रख के दिखा दी तुम्हें, फिर ये 10 थीटा हो गया, और ये दोनों से कट गया तो ये 1 हो गया। और 1 किसका होता है टेबल में, 10 45 का, और देखो 10 से यहाँ पे 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। देखने में क्वेश्चन आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, लेकिन नहीं, डायग्राफ बनते ही क्वेश्चन सबसे आसान होता है। हाई डिस्टेंस के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं बेटे, इसमें राइट ट्रायंगल देखना होता है और साइड देखनी होती है बस इसमें, और बस सीधा फॉर्मूले लगाओ और ये ज्ञात हो जाता है। तो इस तरीके से आपका बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। देखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आर इन द रेशो 64:27, देन द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। तो ये बेटा आपके जो हैं मेंसुरेशन में से लिया गया है, मेंसुरेशन में से किस में से, स्फीयर। तो स्फीयर का देखो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम दिए गए हैं, क्वेश्चन यदि रेशो को आता है तो वो आपको वॉल्यूम्स का स्फीयर वॉल्यूम दे सकता है, यहाँ पे सरफेस एरिया दे सकता है। तो आपका ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रेशो का है या आपका वॉल्यूम का है, किस तरीके। तो ये क्वेश्चन आपका वॉल्यूम का है, तो सीधी सी बात है यदि रेशो है तो 2 स्फीयर मिलेंगे, तो बेटा उनको डिवाइडेड करके लिख लेंगे हम। कैसे लिखेंगे उसको, वो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर। एक की रेडियस डबल, वो हम बिग आर ले लेंगे, यानी कि हम आर ले लेंगे और एक स्मॉल आर ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिया है बेटा मैंने ये बड़ा आर और एक ले रहा हूँ छोटा आर, तो दोनों को हम रेशियो के रूप में रख लेंगे।
और फॉर्मूला रख देंगे। देखो बेटा ये हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है स्फीयर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और छोटे वाले के लिए भी फॉर्मूला यही होगा, भले ही छोटा हो, 4/3 और पाई आर क्यूब। देखो इसकी रेडियस मैंने आर ली थी बड़ी और इसकी ली थी मैंने छोटी आर, इन दोनों से कट गया, ये मैंने बराबर रखी रखा था। क्या 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 दिया था इसने, देखो यहाँ पे दिया था ये दिया था बेटा आपका 64 और 27। देखो यहाँ पे ये 64 है बेटा, तो यहाँ पे मैं इसको 64 कर देता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो 64 डिवाइडेड बाई 27, और ये आर डिवाइडेड बाई आर कर लो, तो ये आपका क्यूब इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है ये आर, ये 64 ये आ गया, तो आर बराबर हो जाएगा, देखो ये 64 डिवाइडेड बाई 27, और इसका जो निशान लगाएंगे, कुछ लोग इसको, कुछ बच्चे इसको स्क्वायर रूट ही समझते हैं, नहीं यदि यहाँ पे 3 लिख गया ना तो यहाँ पे क्यूब हो गया फिर ये। तो मैं इसका ये है क्या ज्ञात करना है बेटा, इसका क्यूब ज्ञात करना है। तो ये 64 का कितना हो गया आपका 4/3। तो इस तरीके से आपका r/r का रेशो आ गया 4/3, यानी कि जो आपका बड़ा स्फीयर है उसका रेडियस आ गया 4 और जो छोटा आपका स्फीयर है उसका रेडियस आ गया आपका 3। और किसका रेशो पूछ रहा है, ये सरफेस एरिया का। तो इसी तरीके से हम दोनों फॉर्मूले स्फीयर एयर के रख देंगे। स्फीयर के स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया होता है बेटा 4πr², और छोटे वाले का भी ये हो जाएगा 4πr²। तो देखो ये हमने बड़ी रेडियस ली है छोटी, तो यहाँ पे 4π से 4π काट देंगे, और r डिवाइडेड बाई r की वैल्यू 4/3 यहाँ पर रख देंगे। तो 4/3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये रेशो के रूप में जब हम लिखेंगे तो 16:9। तो ये देखो 16:9 आ गया। अब हम इसको ऑप्शन में चलते हैं, कहाँ पे है 16/9, तो 16/9 आप देखो कहाँ है बेटा, ये 16/9 आपका बेटा देखो यहाँ पे है 16/9, तो आपका डी ऑप्शन आपका ठीक है, यहाँ पे नहीं था, ये मैंने इसको लिख दिया है। तो इस तरीके से बेटा आप ज्ञात कर सकते हैं रेशो का क्वेश्चन, बड़ा आसान होता है, बस आपके बेटा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। स्फीयर में 2 ही फॉर्मूले आते हैं बेटा मोस्टली आप लोगों के लिए, एक वॉल्यूम का और एक आपका सरफेस एरिया का। तो वॉल्यूम का ये रहा 4/3 पाई आर, कोई सा भी हो चाहे छोटा बड़ा हो। और यदि उसने यहाँ पे दे दिया होलो कि एक की R1 है एक का R2, तो बस यहाँ पर आर के स्थान पे बेटा R1 माइनस R2 हो जाता है, ये अंतर होता है, बाकी और कोई फॉर्मूला इसमें नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया बेटा 13, इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो बेटा फिर आ गया, देखो यहाँ पे अब की बार रूट वही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले से, x² + k - 5/4 और देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो देखो बेटा इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि ये 1/2 इस इक्वेशन का बेटा रूट है। इसका अर्थ है कि हम इसको 1/2 को इसमें रखने पर 0 हो जाना चाहिए। तो जो भी हमें दिया है बेटा x के स्थान पर हम उसको पुट कर देंगे 1/2 को इक्वल 0 बराबर कर देंगे। देखो वो मैंने यहाँ पे जो भी इक्वेशन दी है बेटा उसको ले लेंगे, और इन प्लेस ऑफ x वी पुट द वैल्यू ऑफ 1 0, जो भी 1 0 दिया है या 1 रूट दिया है उसको पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है आपका ये x², तो इसके स्थान पर रख दिया बेटा, देखो मैंने 1/2 प्लस k/2, यहाँ पे x दिया था उस x के स्थान पर 1/2 रख दिया, -5/4 = 0, और 1/2 का स्क्वायर हो गया बेटा कितना 1/4 है, और ये 1/4 हो जाएगा, ये माइनस का 5/4 है, तो माइनस का बच जाएगा आपका। देखो यूरा ये लिया मैंने, ये डायरेक्ट k/2 यहाँ पर रोक लिया, इसको उधर ले गया बेटा मैं, 5/4 प्लस का हो गया, ये उधर माइनस का हो गया, इसमें से 1 हो गया, तो ये बच गया आपका 4/4, 4 से 4 कट गया = 1, और मुझे चाहिए k, तो k ये जो 2 है ना बेटा नीचे डिनोमिनेटर में, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k = 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं k की वैल्यू। तो k के देखो बेटा MCQ में 3 क्वेश्चन आ गए, तो इसका अर्थ है कि आपको ये पुट करना आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। जो भी आपका जीरोस देगा वो आपको x इन प्लेस ऑफ x रखेंगे और उसे 0 के इक्वल कर देंगे, जो भी k की वैल्यू होगी कहीं से भी वो अपने आप निकल के आ जाएगी, आपको ओनली सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं आगे।
नु क्या वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल इज। तो देखो मैंने भी पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था बेटा कि यदि स्फेरिकल सेल दिया है, होलो स्फेरिकल